बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, लेक्चर 9 में भी हम कॉशी प्रॉब्लम फॉर क्वाज़ाई लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीज डिस्कस करेंगे और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन नंबर 4 2015 के पेपर का वो सॉल्व करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक जो है वो आपके सामने है पीडीज की। और लेक्चर जो है वो आपको पता है कि बीएस मैथमेटिक्स फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, पीपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स, एफपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स, पीपीएससी मैथमेटिक्स और सीएसएस मैथमेटिक्स वालों के लिए होता है। कॉशीज प्रॉब्लम फॉर कोजाई लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीज, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर दोबारा करते हैं। द जनरल सोल्यूशन ऑफ द कोजाई लीनियर पीडी। ये कोजाई लीनियर पीडी में आपके पास ए बी सी जो हैं, ये पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स का कोएफिशिएंट ए है, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई का कोएफिशिएंट जो है वो बी है, और ये सी है। तो इसका सोल्यूशन वो कहता है एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0 होगा। एफ जो है वो आर्बिट्ररी फंक्शन है, और यू और वी जो हैं वो एक्स वाई जी के फंक्शंस हैं, और वो बराबर आ रहे हैं इस एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके। डी एक्स ओवर ए इज इक्वल डी वाई ओवर बी इज इक्वल टू डी जेड ओवर सी, इसको ही सॉल्व करते हैं। इसके सोल्यूशन यू और वी हैं और एक्स वाई जी के फंक्शंस हैं। फिर उनका फंक्शन जो है वो एफ जो है इन इम्प्लिसिट फॉर्म जो है वो इसका पीडी का सोल्यूशन होगा। और ये यहाँ तक लग्रांज मेथड था। और फिर आपको याद होगा कि जब हम जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से कांस्टेंट की वैल्यूज मालूम करते हैं गिवन कंडीशन से और पर्टिकुलर सोल्यूशन हासिल करते हैं, तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। इसी लग्रांज मेथड से जब हम जनरल सोल्यूशन मालूम कर चुके होंगे, तो जो गिवन कंडीशंस हैं उनकी मदद से हम कांस्टेंट की वैल्यूज जो मालूम करेंगे, तो वो फिर कांस्टेंट कर्व्स की जो वैल्यूज मालूम होगी वो इसमें पुट करके हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास होगा कॉशीज सोल्यूशन ऑफ द कोजाई फर्स्ट ऑर्डर पीडी। अब यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी के 7th सेमेस्टर का 2015 क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्कस करते हैं, जिससे वो सॉल्व करते हैं, जिससे सारा वो मेथड भी समझ आ जाएगा। दोबारा हम उसको डिस्कस कर लेंगे कॉशी प्रॉब्लम को। सॉल्व द पी डी एक्स माइनस वाई जेड एक्स माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड जेड वाई इज इक्वल टू जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये जो सब्जेक्ट टू द कंडीशन है ये बनाती हैं इसे कॉशी प्रॉब्लम। और अब आप देखते हैं कि यहाँ पे जेड एक्स जो है वो तीन तरह से आपको लिखना देख लिया। अब आपने पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स या पी या जेड एक्स, इसका जो भी कोएफिशिएंट है वो ए है, एक्स माइनस वाई। और जेड वाई जो है पार्शियल जेड और पार्शियल वाई है, इसका जो भी कोएफिशिएंट है वो बी है, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। और इधर जो है आपके पास वो जो रह गया वो सी है। ए बी सी पता चल गए। एक्सिलरी इक्वेशन आपके पास याद होगी, डी एक्स ओवर ए इज इक्वल डी वाई ओवर बी इज इक्वल डी जेड ओवर सी है, तो वो ए बी सी की वैल्यूज लगा दी हैं। डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डी वाई ओवर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड एंड डी जेड ओवर जेड। ये आपके पास एक्सिलरी इक्वेशंस जो हैं वो आ गई हैं। 1 1 1 को अगर आप लग्रांज मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लायर के तौर पे यूज़ करें तो देखें क्या होता है। मल्टीप्लायर याद है कैसे करते थे? 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कराना है और नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई कराना है। इस 1 को दूसरे से मल्टीप्लाई करा के, इससे मल्टीप्लाई करा के, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करा के, इससे मल्टीप्लाई करा के हम तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, जब हम इसको ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि रिलेशन हमारे पास क्या आती है, डी एक्स ओवर एक्स माइनस वाई, डी वाई ओवर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, डी जेड ओवर जेड। और यही किया, ये ओरिजिनल हमारे पास ये थी। राइट हैंड साइड में क्या किया हमने, 1 डी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कराया, डी वाई को 1 से मल्टीप्लाई कराया, डी जेड को 1 से मल्टीप्लाई कराया और उनको ऐड कर दिया। इसी तरह एक्स माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई कराया है, इसको माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड को 1 से मल्टीप्लाई कराया और जेड को 1 से मल्टीप्लाई कराया। अब आप देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या होता है, एक्स और माइनस एक्स तो आपस में कट जाएंगे ना, ये एक्स और ये वाला माइनस एक्स कट जाएगा। सिमिलरली ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई हो जाएगा। और फिर क्या है हमारे पास, ये वाला माइनस जेड है और ये प्लस जेड हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्या किया जी, जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें पार्शियल जेड और पार्शियल एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो ए है, पार्शियल जेड और पार्शियल वाई का जो भी कोएफिशिएंट है वो बी है, और ये जो है ये सी है। और एक्सिलरी इक्वेशन ये है हमारे पास डी एक्स, यानी इसको जो एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास हैं डी एक्स ओवर एक्स माइनस वाई,
ये एक इज इक्वल टू डी वाई ओवर बी और डी जेड ओवर सी, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करा के ऐड करते हैं जिससे ज़ीरो बन जाता है, वो हमने यू कर दिए यूज़। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए भी चल रहा हूँ कि ऑलरेडी लेक्चर नंबर 8 में बड़ी डिटेल से ये मैं सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। आपको चाहिए कि लेक्चर 9 सुनने से पहले आप लेक्चर 8 ज़रूर सुने, उसमें ज़रा ज़्यादा तफसील से डिस्कस हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब ये करने से आपके पास क्या आ गया, नीचे ज़ीरो आ गया। जब ज़ीरो आ गया तो फिर आपको याद है कि ये डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड ज़ीरो के बराबर होगा। इसकी इंटीग्रेशन करें, डी एक्स की एक्स आएगी, डी वाई की वाई आएगी, डी जेड की जेड आएगी, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसके बाद आप देखते हैं ये फिर दोबारा किया गया, एक तो सोल्यूशन आ गया ना हमारे पास, ये वाला, ये एक सोल्यूशन आ चुका है। ये दोबारा मल्टीप्लायर यूज किए हैं, देखें 1 -1 और 1 मल्टीप्लायर दोबारा यूज किए हैं, 1 -1 और 1। और अब आप उसको करते हैं, जब आप ऐड सब करते हैं तो हमारे पास जो है वो बन जाता है डी एक्स माइनस डी वाई प्लस डी जेड, और नीचे आप देखते हैं एक्स प्लस एक्स 2x बनता है, वाई माइनस वाई माइनस 2y बनता है, और जेड प्लस जेड जो है वो 2z बनता है, 2 कॉमन निकाल लिया। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है कि ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लायर को यूज़ करते हुए, जो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, कि जी ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लायर को यूज़ करते हुए हर वक्त ही ये वाला ज़ीरो बनेगा। ये बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये जो है ये ऐसी चीज़ बन जाती है जिसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है। बड़े गौर से देखें, ये टू फालतू है। मैं फिर बताता हूँ आपको कि इन चीज़ों को ऐड करने से अभी तक जितने भी अपने क्वेश्चंस किए हैं वो ज़ीरो बन जाता था, लेकिन ये हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो बने। ऐसा भी हो सकता है कि ये उसका डिफरेंशियल, ये इसका ऊपर डिफरेंशियल मौजूद हो। अब देखिए कैसे डिफरेंशियल मौजूद होगा। आप ये वाला टू उठा के राइट साइड पे ले गए और ऊपर बड़े गौर से देखें, डी एक्स माइनस डी वाई प्लस डी जेड को हम लिख सकते हैं डी एक्स माइनस वाई प्लस जेड, यानी डिफरेंशियल ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस जेड। आप बड़े गौर से देखें, नीचे जीरो नहीं बना तो एक चीज और बन गई है। नीचे अगर जीरो नहीं बना तो एक चीज और बन गई है कि इसका ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है, तो बड़े आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगी। यही एक होता है। अब एक एक्स माइनस वाई प्लस जेड पूरा एक वेरिएबल कंसिडर होगा जिसका ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है, इंटीग्रेशन हो जाएगी। इधर जब इंटीग्रेशन करेंगे लेफ्ट साइड में तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड की रिस्पेक्ट करेंगे, और इधर जब करेंगे तो जेड की रिस्पेक्ट करेंगे, उसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है। मैं रिपीट कर दूं, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे उनमें मल्टीप्लायर्स को मल्टीप्लाई करके जब हम ऐड करते थे तो वो नीचे यहाँ पे जीरो बनाता था, अब नहीं बना जीरो। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जीरो बने, जीरो बन जाए तो हमारे लिए आसान होता है, ना बने तो फिर नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशियल बन जाना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये जीरो नहीं बना तो इसका ऊपर डिफरेंशियल बन गया हुआ है। अब आप जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो बड़ी आसानी से, जैसे अब डी एक्स ओवर एक्स हो तो इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग एक्स आएगी। इस वक्त लॉग एक्स माइनस वाई प्लस जेड आएगी, क्योंकि पूरी की पूरी टर्म्स एक्स माइनस वाई प्लस जेड पूरी के टर्म का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, तो लॉग एक्स माइनस वाई प्लस जेड आएगा। इधर आप टू लॉग जेड लगाएंगे, चूंकि लॉग ही आ रहा है इंटीग्रेशन में दोनों तरफ, तो कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसके साथ भी आप लॉग लगा रहे हैं। अब आप प्रॉपर्टी लगाते हैं लॉग की, ये क्या बनता है, टू लॉग जेड जो है वो बन जाता है लॉग जेड स्क्वायर। अब आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तो राइट हैंड साइड पे लॉग सी टू जेड स्क्वायर, दोनों तरफ अगर आप एंटी लॉग लेते हैं तो आपके पास कैंसिल होकर एक्स माइनस वाई प्लस जेड, राइट साइड पे क्या आता है सी टू जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 आ गई। हमने सी, ये हमारे पास पहले मल्टीप्लायर्स लेके जो इक्वेशन सॉल्व की थी वो इक्वेशन सी 1 वाली 3 आई थी, और ये अब 4 आ गई है। अब आपको याद है क्या करना होता है जी। अब आप देखें, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो ये है कि हम वो जो कंडीशन दी हुई हैं, जो अगर तो ये होता लगरांज मेथड तो फिर तो यहाँ पे बात खत्म हो जाती, 3 और सी जो है कर्व्स आ जाती है और हम कहते हैं कि यही सोल्यूशन कर्व्स है। लेकिन उसने कहा जी कि आप को उसने वैल्यूज दी हुई हैं, मैं z इज इक्वल टू 1 जो गिवन कंडीशन है 3 में पुट करता हूँ तो आपके पास C1 की वैल्यू ये आ जाती है। फिर सिमिलरली यूजिंग द गिवन कंडीशन z इज इक्वल इन 4, ये 4 में पुट करते हैं तो C2 की वैल्यू ये आ जाती है। अब आपने जो करना है वो ये करना है कि इन इन ये जो C1 और C2 है इसको अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास y खत्म हो जाता है, और ये C1 C2 की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ x आ जाती है, या आप ये कहें कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C1 C2 आ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि 2x की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ C1 C2।
मैंने जो गिवन कंडीशन थी उनमें से एक कंडीशन दोनों में यूज किया, इक्वेशन 3 में और 4 में, और उससे मैंने क्या किया, वाई को खत्म कर दिया, एक वेरिएबल वाई को खत्म कर दिया। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे पास C1 और C2 जो कर्व्स आई हैं, यानी ये जो कर्व्स आई है C1 और ये C2 जो कर्व आई है, इसमें Z की वैल्यू जो उसने दी हुई थी, दो कंडीशन दी हुई थी, उनमें से एक भी यूज की है, Z इज इक्वल टू 1, 3 में भी और 4 में भी। इससे जो मेरे पास इक्वेशंस बनी है 5 और 6, उनको मैंने वाई उनमें से मेरे पास खत्म होता था वो कर दिया। वैसे आप एक्स भी खत्म कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन करते तो एक्स खत्म हो जाता, वाई रह जाता। इसका फायदा क्या होगा वो देखते हैं कि वाई जो खत्म किया उसका क्या फायदा होगा। अब आप कहता है सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 5 भी है, वो जब करते हैं तो एक्स खत्म हो जाता है, तो वहाँ यहाँ से क्या वैल्यू आ जाती है, वाई की वैल्यू आ जाती है। जब आपके पास वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज आ जाती हैं, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 7 और 8 को स्क्वेयर और ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखें दूसरी कंडीशन जो है वो क्या दी हुई है उसमें, वो मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो पहला स्टेप हम करते हैं C1 और C2 की जो कर्व आ जाती हैं उन में फिर गिवन कंडीशंस की मदद से हम वेरिएबल को सबट्रैक्ट करते हैं। मैं जरा वापस जाता हूँ, देखें ये C1 निकाला था जो कि लग्रांज वाला मेथड, उससे हमने C1 और C2 कर्व्स निकाल लिए। जो गिवन कंडीशंस हैं उनको यूज करते हुए, एक यूज किया Z इज इक्वल 1, उनको यूज करते हुए हमने करना क्या है, हमने उसमें जो एक्स और वाई दोनों हैं वो खत्म करने हैं। तो एक को कंडीशन को यूज करते हुए एक्स खत्म हो गया, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उनको स्क्वायर करके ऐड किया, तो अब दूसरी कंडीशन यूज करें, कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 1। ये दूसरी गिवन कंडीशन थी, वो उसमें पुट कर दें। जब आप 1 उसमें पुट कर देते हैं तो अब आपके ये एक ऐसी रिलेशन आई है जिसमें से एक्स और वाई दोनों खत्म हो चुके हैं। जब ये आ जाए जिसमें एक्स और वाई खत्म हो जाए, तो फिर जो आपके पास सोल्यूशन निकाले थे आपने, याद करें कौन से सोल्यूशन निकाले थे, ये वाले C1 और C2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 4 में C1 और C2 है। जब आप एक्स और वाई खत्म करके ये रिलेशन ले आएंगे तो फिर इसमें आपने C1 और C2 की वैल्यूज पुट कर, ये रिलेशन आ गई आपके पास। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 फ्रॉम 3 एंड 4 इन 10, 3 और 4 में से आपने इस वैल्यूज पुट की, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड PD आ गई। अब ज़रा इसके ज़रा स्टेप्स जो हैं वो मैं अगर रिपीट करूं तो वो क्या है जी, वो स्टेप्स ये हैं कि आप लग्रांज मेथड से पहले एक्सिलरी इक्वेशन की मदद से आप कर्व्स निकालेंगे जो कि C1 और C2 के बराबर होंगी। फिर आप गिवन कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए C1 और C2 कर्व जो हैं उनमें से उनको उनको इस्तेमाल, गिवन कंडीशन जो है वो इस्तेमाल करते हुए वो जो दो इक्वेशन आई हैं C1 C2 वाली, उन दोनों को सॉल्व करके और गिवन कंडीशन इस्तेमाल करके आप वेरिएबल सारे खत्म कर देंगे जो कि एक्स और वाई है, और एक ऐसी रिलेशन आ जाएगी जैसे 10 आई हुई है आपके पास, जिसमें कौन वेरिएबल कोई नहीं होगा, सिर्फ C1 C2 की चीजें होंगी। ये निकालने के बाद आपने जो कर्व्स निकाली थी 3 और 4 में C1 और C2, वो वैल्यूज दोबारा पुट कर देंगे। ये C1 की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड, और C2 की वैल्यू है x माइनस वाई प्लस जेड ओवर जेड स्क्वायर। ये पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, C1 C2 खत्म हो जाएगा और ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस आ जाएगी जो कि हमने कॉशी मेथड से सॉल्व की है, कोजाई फर्स्ट ऑर्डर PD।